पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अल्ट्रावायलेट रेस के माध्यम से किसी पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया जाता है और उस संरचना के अध्ययन के माध्यम से हमें उस संरचना में उपस्थित द्विबंध या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की जानकारी होती है। हमने ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में भी अध्ययन किया, जो कि किसी पदार्थ की संरचना के निर्धारण में योगदान देते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में अवशोषित तरंग दैर्ध्य पर विलायक की ध्रुवता का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम किसी अज्ञात पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम किसी विलायक का उपयोग करते हैं और हम ऐसे विलायक का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध या एकल इलेक्ट्रॉन बंध नहीं हो, और यदि हो तो भी वह उस जिस परमाणु की संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अवरक्त स्पेक्ट्रम को प्रभावित नहीं करें। एसीटोन एन हेक्सेन विलायक में 279 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है और हम जानते हैं कि एसीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि हम इसी एसीटोन को H2O विलायक में इसका अवशोषण कराएं तो यह 264 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। विलायक की ध्रुवता बढ़ने के साथ अवशोषित तरंग दैर्ध्य के मान में कमी आ जाती है, अर्थात वहाँ पर नीला विस्थापन दिखाई देता है। एसीटोन H2 विलायक लेने पर उसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के अबंधी इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंध जाते हैं। अतः अब n पाई संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके कारण इसके तरंग दैर्ध्य का मान कम प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों में एल्किल समूह के आकार व प्रतिस्थापियों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अध्ययन करें तो हमने देखा है कि डबल बॉन्ड के साथ साथ एकल इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होता है। जब हम कार्बोनिल यौगिकों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं तो 279 नैनोमीटर प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों में एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ अवशोषित तरंग दैर्ध्य के मान में भी वृद्धि हो जाती है। इसे हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट या लाल विस्थापन कहते हैं। यदि कार्बोनिल यौगिकों पर उपस्थित एल्किल समूह या प्रतिस्थापित समूहों का आकार बढ़ता है या उनकी संख्या बढ़ती है तो उनके अंदर आपस में प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण को या उस इलेक्ट्रॉन की संरचना, उस पदार्थ की संरचना को स्थायित्व रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उसके तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाना चाहिए, परंतु कार्बोनिल यौगिकों में तरंग दैर्ध्य का मान घट जाता है। यदि कार्बोनिल यौगिकों में ऐसा समूह को छोड़ दिया जाए जिससे के पास लोन पेयर उपस्थित हो तो वह अवशोषित तरंग दैर्ध्य के मान को कम कर देता है, अतः वहाँ हिप्सोक्रोमिक विस्थापन प्रदर्शित किया जाता है। सी कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO समूह और OH समूह होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 204 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा कर दें तो अब उसका तरंग दैर्ध्य 207 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा का मान
अधिक हो जाता है और इनके तरंग ऊर्जा का मान कम हो जाता है और इनके तरंगदैर्घ्य की मान में वृद्धि हो जाती है। एरोमेटिक यौगिकों का या बेंजीन पर प्रतिस्थापियों की अल्फा मैक्सिमम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम बेंजीन पर एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन या उसके जैसे एरोमेटिक कंपाउंड का अध्ययन करें तो उसके लैम्डा मैक्सिमम का मान हो तो 256 नैनोमीटर होता है। जैसे जैसे उन पर मैथिल समूह बढ़ते जाते हैं उनके तरंगदैर्घ्य का मान कम होता जाता है, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह के बढ़ने से क्रॉमिक विस्थापन के मान भी बढ़ जाते हैं। उससे उन पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए ऊर्जा का मान कम होता है, अतः उनके तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार बेंजीन से यदि कोई ऑक्सीकृत समूह लोन पेयर वाले समूह जोड़ दिए जाते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम के मान और भी अधिक हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर बेथोक्रॉमिक विस्थापन होता है। जैसे बेंजीन 256 नैनोमीटर, फिनोल 259 नैनोमीटर, एनिलीन 280 नैनोमीटर, क्योंकि इन परमाणुओं इन संरचनाओं में उपस्थित ऐसे समूह जिन पर एकल लोन पेयर या एक से अधिक लोन पेयर उपस्थित होते हैं वो भी संरचना में भागीदारी रखते हैं और उससे उस संरचना का स्थायित्व बढ़ जाता है, अतः कम ऊर्जा के कारण उनके तरंगदैर्घ्य का मान अधिक हो जाता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन के लैम्डा मैक्सिमम के मान उच्च प्राप्त होते हैं। क्षारीय माध्यम में फिनोल के लैम्डा मैक्सिमम के मान उच्च प्राप्त होते हैं, जबकि अम्लीय माध्यम में फिनोल के मान 270 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है, जबकि क्षारीय माध्यम में 287 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम में फिनोक्साइड आयन अर्थात फिनोलेट आयन बना लेते हैं। फिनोलेट आयन में अनुनाद अधिक होने के कारण अवशोषित तरंगदैर्घ्य का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात वहाँ पर बेथोक्रॉमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। एलिनिन क्षारीय माध्यम में 280 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है, जबकि अम्लीय माध्यम में 254 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्षारीय माध्यम में पराबैंगनी क्षेत्र में 280 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है, क्योंकि वह अनुनाद प्रदर्शित करता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है एवं एनिलीनियम आयन में अनुनाद अनुपस्थित होता है, जिसके कारण अवशोषित तरंगदैर्घ्य के मान में कमी हो जाती है, अर्थात वहाँ नीला विस्थापन प्रदर्शित होता है। एन डाईमिथाइल एनिलीन 251 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं, लेकिन 2-मेथिल एन डाईमिथाइल एनिलीन में यह अवशोषण 248 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। 2-मेथिल एन डाईमिथाइल एनिलीन में मेथिल समूह के मध्य त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसमें अनुनाद अवरुद्ध हो जाता है एवं अनुनाद कम पाए जाने के कारण अवशोषित तरंगदैर्घ्य के मान में भी कमी हो जाती है। जबकि 2-मेथिल एन डाईमिथाइल एनिलीन में इस प्रकार की संरचना होती है और अनुनाद कम पाए जाने के कारण ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, अतः उनका तरंगदैर्घ्य कम प्राप्त होता है। पेरानाइट्रोफिनोल के लिए अवशोषित तरंगदैर्घ्य के मान उसके मेटा और ऑर्थो समआवयवी की तुलना में उच्च पाया जाता है। यदि किसी यौगिक में क्रोमोफोर अथवा ऑक्सोक्रोम दोनों समूह एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ लैम्डा मैक्सिमम का मान उच्च पाया जाता है, क्योंकि उनमें अनुनाद अधिक पाया जाता है। जबकि पेरानाइट्रोफिनोल में या ऑर्थोनाइट्रो समूह एक दूसरे की पेरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं, जिससे अधिकतम संयुग्मन हो जाने के कारण उसमें लैम्डा मैक्सिमम के मान उच्च प्राप्त होते हैं। पेरानाइट्रो एनिलीन के लिए पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण तरंगदैर्घ्य का मान उच्च पाया जाता है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग
असंतृप्तता का पता लगाने में, क्रोमोफोर की स्थिति का पता लगाने में, संयुग्मन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने में, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का पता लगाने में, व किसी ज्यामितीय संरचना के स्थायित्व का पता लगाने में भी किया जाता है। पेरा नाइट्रोएनिलीन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान उच्च होता है। उसका कारण है कि एनिलीन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है, जिससे उसकी स्थायित्व अधिक हो जाता है। अतः उसके लिए ऊर्जा का मान कम होता है और तरंग दैर्ध्य का मान उच्च हो जाता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग में जब हम सिस स्टेबिलिन और ट्रांस स्टेबिलिन को देखते हैं तो इसमें असंतृप्तता उपस्थित होती है, जो समकक्ष तथा विपक्ष दो रूपों में पाया जाता है। समकक्ष समवायु में दोनों वलय एक ही तल पर होती है, जिससे उनकी समतलिता भंग हो जाती है, जिससे संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः उनका तरंग दैर्ध्य कम प्राप्त होता है, जबकि समकक्ष समवायु में लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान निम्न प्राप्त होता है। जबकि विपक्ष स्टेबिलिन में दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उसमें आपस में स्टेरिंग हिंड्रेंस कम होता है, अतः इसके लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान अधिक प्राप्त होता है।